नमस्कार दोस्तों। आपने G20 के बारे में कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, और अगर आपने नहीं सुना तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। G20 के बारे में पूरी डिटेल देने वाले हैं। और अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो वीडियो को आप अपनी सुविधा के अनुसार देखिएगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि G20 क्या है, G20 चर्चा में क्यों है, G20 में चर्चा के मुद्दे क्या क्या होंगे, G20 कार्य कैसे करती है यानी कार्य प्रणाली, और G20 में भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी। और भी कई सारे मुद्दे हैं G20 के, पर हम इस वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्या है G20। G20 मतलब कि ग्रुप ऑफ 20। ये देशों का समूह है जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, जिसमें से एक हमारा देश भारत भी शामिल है। और भी कई सारे देश शामिल है जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, सऊदी अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट एंड द EU। इसकी स्थापना दिसंबर 1999 में हुई थी। पर G20 में 1999 से 2007 तक G20 में शामिल देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर ही हुआ करते थे। पर 2008 में जब प्रेसिडेंसी अमेरिका के हाथ में आई तो अमेरिका ने इसमें कुछ सुधार किए। तब से G20 में शामिल देशों के शीर्ष नेता भी सम्मिलित होने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब 2008 में पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही थी, तब इसी G20 ने इस क्राइसिस से उभरने के लिए एक नया रास्ता दिखाया था। ये तो बात हो गई कि G20 क्या है। अब बात कर लेते हैं कि G20 इतना चर्चा में क्यों है। तो G20 इतने चर्चा में इसीलिए है क्योंकि भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। भारत इस समय G20 2023 की अध्यक्षता कर रहा है। यहाँ आपके मन में ये सवाल होगा कि भारत G20 का अध्यक्ष बना कब। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल G20 2022 की मेजबानी इंडोनेशिया कर रहा था और यह अध्यक्षता 1 साल की होती है। तो इंडोनेशिया ने 17वें शिखर सम्मेलन में, जो कि इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, उसने आने वाली साल की मेजबानी 30 नवंबर को इंडिया के हाथों में सौंप दिया और यह 1 दिसंबर 2022 से इसका अध्यक्ष बन गया और आने वाले 30 नवंबर तक यह G20 की अध्यक्षता करेगा। और उसे आने वाले अगले साल में यह अध्यक्षता ब्राजील के पास होगी, जो 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक बना रहेगा। अब इस G20 में जितनी भी बैठकें होगी उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भारत की होगी और जो भी एजेंडा होगा उसे भारत को ही तय करना है। तो इस नजरिए से भी भारत के लिए ये G20 की बैठक महत्वपूर्ण है और ये चर्चा का विषय इसीलिए है क्योंकि इसमें भारत को बहुत सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभानी है। अगला पॉइंट है कि G20 में चर्चा के क्या क्या मुद्दे होंगे। तो सबसे पहला मुद्दा होगा जो वर्तमान में चल रहा है, यूक्रेन युद्ध का मुद्दा, जहां कोई न कोई देश, किसी एक देश रसिया या यूक्रेन के समर्थ में खड़ा हुआ है। वही भारत की बात करें तो भारत युद्ध के समर्थ में नहीं है। भारत के साइड से यह स्टैंड दिया गया है कि यह समय युद्ध का समय नहीं है, यह काल युद्ध का काल नहीं है। पर विभिन्न देशों के विदेश मंत्री के द्वारा यह पक्ष रखा गया है कि रसिया और यूक्रेन के पॉइंट पर डिस्कशन होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट तो कंफर्म है। दूसरा पॉइंट है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि ये मुद्दा भी बहुत ज्यादा गर्म है। बढ़ती हुई गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हीट वेव का खतरा भारत और उसके आसपास के देशों पर उगम होते जा रहा है। तीसरा मुद्दा है तृतीय विश्व ऋण। तृतीय विश्व ऋण उन्हें कहा जाता है जो ना तो नाटो के साथ है और ना ही सोवियत संघ के साथ। उनके ऊपर का जो ऋण है उन्हें तृतीय विश्व ऋण कहा जाता है। चौथा मुद्दा है भोजन और ऊर्जा की कीमतों का। तो जैसा कि हमने पहले मुद्दे में देखा था, रसिया और यूक्रेन में हुए युद्ध को लेकर चर्चा होने वाली है, जिसमें हुए युद्ध से क्षति के कारण ना तो भोजन और ना ही ऊर्जा वहां के लोगों के लिए पर्याप्त हो रही थी। तो इसीलिए वहां के वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने लगी है, यानी कि इन्फ्लेशन की समस्या सामने आती जा रही है। तो ये एक पॉइंट, भोजन और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि की आपूर्ति किस तरह सुनिश्चित किया जाए, ये एक बड़ा चर्चा का मुद्दा रहने वाला है। और अगला मुद्दा है ग्लोबल साउथ के उद्देश्य को समर्थन। इसका मतलब कुछ देश ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, प्रभावशाली हैं। वो देश पश्चिमी देश को जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उन्हें ऋण देकर उन पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं नौ उपनिवेशवाद। तो भारत इस पर भी एक एजेंडा लेकर आने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि G20 काम कैसे करता है, यानी इसकी कार्य प्रणाली क्या है।
तो G20 के समानांतर दो ट्रैक होती है, जिसे वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक कहा जाता है, जो वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर द्वारा नेतृत्व किया जाता है। वित्त ट्रैक मुख्य रूप से G20 में सम्मिलित वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में होता है और शेरपा ट्रैक शेरपाओं के द्वारा किया जाता है। शेरपा मुख्य नेताओं के एक निजी प्रतिनिधि होते हैं। इन दोनों के अलावा एक और ट्रैक है जिन्हें हम कहते हैं सहभागी समूह। सहभागी समूह गैर सरकारी संगठन होती है जो G20 में सम्मिलित देशों के गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर काम करते हैं, जो कि G20 के देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं और ये सारे मिलकर G20 के तहत कार्य करते हैं। अब G20 में आने वाली भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती भारत के पास ये आती है सबको एक साथ लेकर चलने की, क्योंकि जैसे एक मुद्दे पर अलग अलग लोगों की अलग अलग मत होती है, वहीं हर देश चाहते हैं कि वो आगे रहे। जैसे अमेरिका चाहता है कि वो आगे रहे, जापान चाहता है वो आगे रहे, चाइना चाहता है वो आगे रहे और रसिया चाहता है कि वो आगे रहे। ऐसे में सबको एक साथ लेकर चलना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है। तो ऐसे में हमें अपना छोड़कर सबका ध्यान रखकर वैश्विक सहयोग को प्राथमिकता दी जाए तो बेहतर है। ऐसे में IMF, WHO, विश्व बैंक और WTO के साथ G20 साझेदारी को मजबूत करने में कदम बढ़ाता है, तो उससे भी G20 के बहुत सारे मुद्दे और जो एजेंडे हैं वो कामयाब हो सकते हैं। और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और आपके लिए एक सवाल है कि अभी जो अध्यक्षता भारत के पास है, अगर भारत उसमें अपने एजेंडे से अच्छे कार्रवाई करता है तो क्या भारत एक सुलझे हुए अंतर्राष्ट्रीय नेता की छवि बना पाएगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के किसी और नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।